हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वे टू स्टडी IQ पर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू में सबसे पहले इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछे जाएंगे और आपके मन में जो भी इंटरव्यू को लेके अभी तक क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे कि आपका ड्रेस कोड, आपका कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से अपना बिहेवियर, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुने क्योंकि जो है ये PDF है नहीं कि आप इसको पढ़ लोगे, PDF देख लोगे। इसमें आपको सुनना पड़ेगा। इसका PDF बनाना भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन PDF में लिख के दूँ, इसलिए आपको ये वीडियो सुननी पड़ेगी थोड़ा ध्यान दे के, क्योंकि ये जो भी है, ये IB रहे या आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो बेसिक्स बातें जो भी होती है वो हर एक इंटरव्यू में सेम ही होती है। बात बाकी जब आप जिस भी पोस्ट के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने तो उसकी टेक्निकल क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, लेकिन सभी इंटरव्यू के आपके बेसिक्स सेम ही रहते हैं। इसलिए उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे रहे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जो है मैं जो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँ वीडियोस वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं मृदुल भारद्वाज, साइंटिफिक असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बता दी हूँ कि इस वीडियो में क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊँ जिनका भी IB JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का स्किल टेस्ट और इंटरव्यू है उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। बात बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके लिए बेसिक्स बातें पहले से लिए सेम ही रहेगी। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप बेसिक्स देख लें और जहाँ से आपका टेक्निकल स्टार्ट होगा आपकी वो टेक्निकल क्वेश्चंस उसमें ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो आपका JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, ये जो है इंटरव्यू क्या है, सबसे पहले तो बात यही आती है कि आखिर इंटरव्यू वो क्यों लेते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आपसे वो इंटरव्यू क्यों लेंगे, आखिर इंटरव्यू में होता क्या है और आपको किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है, तो ये सारी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप सभी जो हैं, बहुत जो कैंडिडेट हैं जो भी जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने, वो बहुत डरे हुए हैं कि स्किल टेस्ट इंटरव्यू सेम डे होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। और कई सारे आप कहीं से भी अगर देख रहे हैं, चाहे आप YouTube हो, सोशल मीडिया हो, कहीं से अगर आप देख रहे हैं कि आपको इंटरव्यू में डराया जाता है, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि आपका बेसिक्स जो भी है, आपके पास जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, बस आपको उसके सामने दिखाना है और कुछ नहीं है। आप इसके लिए बहुत जगह से अगर आप डर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, आप इससे डरे नहीं, आप इसे बहुत लाइटली वेट में लेगी। आपके पास जो भी आपको आता है बस आपको उससे उस वे में आपको बताना है। बात बाकी जो है रिजल्ट होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है कि मैं आपका रिजल्ट लिख दूं। आपकी कोशिश रहेगी 100%, जो भी आपकी कोशिश है, आपकी मेहनत है और थोड़ा बहुत जो लक है वो आपका रिजल्ट तय करेगा। तो सबसे पहले जो ये बात रहेगी इंटरव्यू, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जब आपकी DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें आपको टाइम लगेगा। बहुत सारे जो आप लोग कमेंट करते हैं कि DV में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम देखिए डियर, कोई भी फिक्स नहीं होता है। मैं 2 घंटे 4 घंटे बोल दूँ, क्या पता 8 घंटे लग जाए, तो एक टाइम फिक्स नहीं होता। जो भी आपका शेड्यूल है इस डेट को, तो डेट वाइज आप एक दिन पूरा लेके चले, क्योंकि DV में आप एक ही नहीं हो, कई सारे कैंडिडेट वहाँ पे आएंगे अपनी स्किल टेस्ट DV करवाने, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम लगेगा। तो जब आपका DV हो जाएगा, जैसे जैसे DV होता जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस एक एक करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू के लिए बताऊं कि इंटरव्यू में जो आप जाओगे तो इंटरव्यू में आपकी ड्रेस कोड कैसी रहनी चाहिए। तो ड्रेस कोड जो है फॉर्मल, चाहे वो IB हो, तो ये आपकी IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक तो अगर आपकी रिजल्ट इसमें कंफर्म हो जाएगी तो आप ऑफिसर रैंक में आओगे। अब ऑफिसर रैंक में आओगे और अगर आपको ड्रेस कोड ही नहीं आपकी पसंद आई उसे, तो फिर क्या मतलब उस ऑफिसर का जिसे एक कम्युनिकेशन नहीं आती हो, जिसे ड्रेस कोड के बारे में पता ही नहीं हो। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि आप जो भी ड्रेस पहन के जाए तो आप फॉर्मल पहन के जाएँ। अगर आप बॉयज़ हैं तो फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज,
ज़्यादा से ज़्यादा आप टाई, सिंपल टाई जिसमें कि आपका ज़्यादा कलर रेड कलर, येलो कलर, इस टाइप की कलर आप यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप टाई सिंपल वाला लगा के जा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सूट पहन के जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप वो सूट पहन के इसमें अभी नहीं जाएं। वो यूपीएससी के इंटरव्यू में होता है, आप देखे होंगे बहुत जगह, बहुत यूट्यूब पर कि बहुत सारे जो कैंडिडेट जाते हैं इंटरव्यू देने वो सूट पहन के जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये उस लेवल का जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हम जा सकते हैं यूपीएससी लेवल पे। लेकिन अभी आपका जो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है तो आप उसी रैंक वाले में फॉर्मल शर्ट पैंट में जाएं, जो कि सभी इंटरव्यू के लिए सेम रहती है, ठीक है। और आप अपने बाल पे, ठीक है, बॉयज़ है तो आपका बाल छोटा होना चाहिए, आपकी बियर्ड बनी होनी चाहिए, मतलब आप जो है वेल ग्रूम अच्छे लगने चाहिए। मेरा कहने का सेंस है कि आपके नेल नहीं बड़े होने चाहिए, आपके बाल जो हैं कानों पे ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं होने चाहिए। आप सिंपल तरीके से अपनी बाल छोटे छोटे, नेल साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद आपके कपड़े जो हैं प्रेस होने चाहिए, कपड़े आपके जो है कहीं से क्रेम मतलब लाइनिंग सही से अब हम प्रेस कर रहे हैं और कहीं इधर छोटा है कहीं बड़ा है, मतलब उस टाइप से आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका कपड़ा प्रेस है तो अच्छे लगे, ठीक है। और ये नहीं कि आप कोई भी शर्ट पहन लिए ज़्यादा डीप कलर वाली, रेड कलर, इस टाइप की आपको यूज़ नहीं करना है। आप मैं वाइट शर्ट, ब्लू पैंट इस टाइप की यूज करो और फॉर्मल शूज़ पहन के आप जाएं। हाथ में आपके जो है कुछ ज़्यादा धागा वगैरह जो आप पहनते हो, ब्रेसलेट, आप वो यूज़ ना करें। आप सिंपल वॉच पहन सकते हैं अगर आप वॉच पहनते हैं तो, अदरवाइज़ आप सिंपल जाएं, कुछ भी आपको हाथ में कुछ ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। और जो गर्ल्स कैंडिडेट जा रही है, जो फीमेल कैंडिडेट जा रही है, अगर आप साड़ी प्रीफर करती हैं, जो फॉर्मल साड़ी हो, अगर आप साड़ी पहन के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो आप नॉर्मल कुर्ता, जो फॉर्मल आती हैं कुर्ता और लेगिंग्स, आप वो पहन के जाओ, जूती, ठीक है। आपके ईयररिंग्स वगैरह आपके लंबे लंबे नहीं होनी चाहिए, आपके बाल कुछ ज़्यादा स्टाइलिश आप करके नहीं जाओ, आप सिंपल बाल बांधो, ठीक है। मतलब आपके बाल बिखरे बिखरे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि अब मैं गर्ल्स हूँ तो अब बाल खोल के कुछ स्टाइल में, ज़्यादा लिपस्टिक, आप इस टाइप से यूज़ ना करके जाए, क्योंकि आपकी वहाँ इंटरव्यू है। इंटरव्यू में सबसे पहली बात कि इंटरव्यू में हम ये क्यों करें मैं कुछ भी पहन के जाऊं। इंटरव्यू इसीलिए होती है कि आपको जो पोस्ट पे लेना है तो आपके पास क्या फॉर्मल्स, मतलब क्या कम्युनिकेशन है, आप किस तरीके से उसके सामने अपनी स्किल्स को, अपने डेवलपमेंट को, आपकी जो नॉलेज है किस तरीके से परफॉर्म करते हो, बस वही इंटरव्यू है, ठीक है। ये आपकी हो गई ड्रेस कोड। अब उम्मीद करते हैं कि अब ड्रेस कोड को लेके आप मैसेज कहीं भी किसी को भी परेशान, मतलब खुद भी परेशान नहीं होंगे और आप मैसेज ये नहीं करोगे कि ड्रेस कोड में क्या पहन के जाएं। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी एक चीज़ को अगर लोगे तो आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ड्रेस कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉर्मल पहनो, जो भी आपके पास नॉर्मल शर्ट है। ये नहीं कि अब मैं कुछ अच्छा सा 10,000 का मैं सूट लूँ तो ही पहन के जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। आप फॉर्मल सूट पहनो, फॉर्मल कपड़े पहनो, बहुत अच्छा लुक आता है, ठीक है। ये आपकी हो गई इंटरव्यू के ड्रेस में आपको क्या पहन के जाना है, ओके। अब सबसे पहली बात कि वो इंटरव्यू क्यों लेते हैं, वो आखिर इंटरव्यू क्यों रिटर्न करवा लेते हैं सीधा और रिजल्ट दे देना चाहिए था। इंटरव्यू लेने का पर्पस यही होता है कि आपको जिस पोस्ट पे उसे लेना है, ठीक है, तो आपको जो है उस टाइम एट द प्रेजेंट, मतलब आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, आपकी स्किल्स, आपके अंदर जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आप पढ़े हो, चाहे आप डिप्लोमा हो, बीटेक हो, बीएससी हो, तो आपकी जो स्किल्स है, ठीक है, जब आपसे वो क्वेश्चन अराइज करते हैं तुरंत, तो आपकी माइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करती है, ओके। तो इंटरव्यू में आपसे वो वही देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका बिहेवियर, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती है, ओके। अब बात रही कि जैसे कि 4-5 फ्रेंड वगैरह हैं और आप जान पहचान के हो, आप डेली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जैसे कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप
उस टाइम एक नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं हो, आप कॉलेज में नहीं हो सकता है वहाँ पे कैमरा लगा हो और आपको जो है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेंगे वो आपको कैमरे में देख रहे हो कि आप वहाँ भी, मतलब अगर आप इंटरव्यू के पैनल पे नहीं हो, अगर आप अलग हो 4-5 फ्रेंड्स वगैरह के बीच में हो, तो आप आपकी उस टाइम में किस तरीके का कम्युनिकेशन है, किस तरीके का बिहेवियर है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको जो है देखा जाता है। आपको वो बताएंगे नहीं, आपको हाँ ना, आपको गलत सही वो वहाँ पे कुछ नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको वहीं से वो देख रहे हो कि आपकी क्या सब आप कर रहे हो, आपकी किसी से बात करने का, आपके टच करने का, मतलब इस तरीके से आप कुछ भी गलत ऐसा ना करें जैसे कि कुछ भी आपके रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़े। ओके, ये तो हो गई कि जब आपकी इंटरव्यू, अब बात रहेगी जब हम इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है कि अब आपकी बारी है, अब आपको इंटरव्यू पैनल पे जाके जाना है, उस रूम में जाना है। तो जो भी पैनल पे रहेंगे, हो सकता है मैम भी हो और हो सकता है मैम नहीं हो, तो सर लोग तो होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने गेट एंट्री किया, ठीक है, गेट को आपको लॉक करोगे, आप गेट की एंट्री करोगे, तो जैसे कि आपने एंट्री किया तो आपको एक ही नज़र में, मतलब चाहे वो 4, 5, 6 और बीच में अगर मैम हो तो गुड मॉर्निंग मैम, उसके बाद आपको एक ही कम्युनिकेशन में आपकी नज़र मिलाते हुए सबको आपको गुड मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम है, अगर आपके दोपहर का है तो आफ्टरनून, शाम का है तो गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में आपका है तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना है। आपका एक ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन आपकी नज़र सब तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको वो बैठने बोलेंगे, ठीक है, थैंक यू सर, आपने बोला, बैठ गए। अब आपको जैसे आप बैठते हो तो आपको वहाँ पे जो रूम में क्या सब है आपको वो काउंट नहीं करना है कि फ़ैन कितने हैं, लाइट कितने हैं। जो आपके सामने में है एक स्माइल सा फेस, हल्का सा स्माइल, और आपको उसके सामने बैठे रहना है। ज़्यादा आपको इधर से उधर नहीं देखना है कि आपके बगल में कौन सी चेयर है, कौन सी ब्रांड की आपके हाथ में पेन है, आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बस आपके सामने जो है आपको उससे ही कम्युनिकेशन करते रहना है, आपको उसके सामने एक स्माइल सा फेस लेते हुए सभी को, ठीक है। अब जो वो पूछेंगे, सबसे पहला तो वो यही पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसको पता है कि आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो आपका डीवी है उसके पास एक उसकी कॉपी भी है जिसमें कि सारा आपका बायोडाटा लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं, आपका नाम पता होने के बाद भी वो आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप इंग्लिश प्रीफर करते हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, अगर आप हिंदी प्रीफर करते हो आप हिंदी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दोनों लैंग्वेज यूज करना है तो बायलैंग्वेज भी बोल सकते हो, क्योंकि टेक्निकल टर्म में कुछ कुछ इंग्लिश आती है जिसकी हम हिंदी नहीं बता सकते हैं, नहीं पता रहता है, तो आप वहाँ पे बायलैंग्वेज लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आपकी जो है, जो आपकी घर की नॉर्मल लैंग्वेज रहती है आप उसे यूज करो, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। अब आपने अपना नाम बताया, मेरा नाम मृदुल भारद्वाज है, मैं यहाँ से हूँ। आपके बारे में सिर्फ वो पूछ रहे हैं इंट्रोड्यूस, मतलब आपका नाम और आप कहाँ से हो, बस इतना बताना है। वो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रही, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बोलना है, क्योंकि जो हमारे इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो तो आईबी के ही होंगे, ऑब्वियसली वो सीनियर होंगे, तो या तो हो सकता है कि वो आईपीएस वगैरह हो, अगर वो नहीं होते हैं तो हमारे वो सीनियर होते हैं, जो कि आपको सीनियर के सामने कैसे बिहेव करना है, आप सभी को बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। जितना वो पूछे आपको उतना ही बताना है। अब वो पूछेंगे आपसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आप अगर डिप्लोमा से हो तो आप बताओगे डिप्लोमा से है, कब पास आउट हुए आपको वो बताना है, किस ब्रांच से है आपको वो बताना है, और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन किस ईयर में है, कौन सा ऑनर्स पेपर है आपको वो बताना है, और अगर आप बीटेक हो तो आप बीटेक बताओ कि मेरा ब्रांच ये है और आपकी ईयर ये है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन। जैसे कि अब कोई 2020 के पास आउट हैं, ठीक है, और 2023 हो रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन ये रहेगा कि 2020 से 2023 में आपने क्यों नहीं कोई जॉब किया,
या आपकी कोई जॉब क्यों नहीं लगी, ठीक है। या तो इसमें से बहुत का हो सकता है जो भी आप में इंटरव्यू देने जा रहे हो कि आपका कहीं और रिज़ल्ट आया हो, या आप कहीं और जॉब कर रहे हो, या आप कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ना तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलना है, ना आपको चुप रहना, आपको कुछ ना कुछ तो आंसर देना ही है, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं। जब आपकी 2020 में पास आउट है, 2023 है, तो 2023 तक में आपको कोई जॉब नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में काम करते हो तो आप आराम से बता सकते हो कि प्राइवेट में मैं काम कर रहा था, ठीक है, या कर रहा हूँ जो है। और अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो और अगर आपको वहाँ की NOC है, नो ऑब्जेक्शन, तो आप उसे बताओ, ठीक है, कि मैं ये कर रहा है, मेरे पास NOC है, तो आप उसे आराम से बताओ। और अगर आपको पता है कि मैं जॉब भी कर रहा और NOC भी नहीं है, तो वहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आप ऑब्वियसली नहीं बताओगे। लेकिन वो जो सामने वाले हैं वो बेवकूफ़ तो है नहीं, क्योंकि 3 साल कोई आप ऐसे बैठे तो रह नहीं सकते। तो अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो, होम ट्यूशन, तो आराम से उसे बता सकते हो सिंपल कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और लेकिन मेरा मेन फोकस है, मेन गोल है मुझे अपना पढ़ाई करना और मुझे जॉब करनी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि आप IB में जो है क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि जिस भी पोस्ट के लिए आपको उसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में तो वो पूछेगा ही, ठीक है, कि आप IB में ही क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होनी चाहिए कि आप IB में क्यों जाना चाहते हो। देखिए क्या होता है, आप किसी के सामने आप अगर उसी की बुराई करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और आप उसकी जो है ना तो बुराई कर सकते हो और ना आप किसी अदर डिपार्टमेंट के बारे में बता सकते हो कि देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट जो है कोई ना कोई जॉब चाहते हैं, लेकिन जब किसी आप एक इंटरव्यू पैनल पे बैठते हो तो आपको उसका ही नाम लेना होता है। मैं जानती हूँ कि आप सभी जो है कोई ना कोई जॉब चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, लेकिन आपको IB के पैनल पे बैठे हो तो आपको IB का नाम लेना है कि आप वो पूछ रहे हैं आप IB में क्यों आना चाहते हो, तो आप अपनी पसंद बताओ कि IB में मुझे देश के लिए काम करना अच्छा लगता है और मेरे पास IB के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से आंसर दो इफ़ेक्टिव कि उसे भी लगे कि हाँ अच्छी बात है कि आपको देश की सेवा करने में आपको जो है वो अपना पसंद है। ये एक आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो। आप उसे ये तो नहीं बोल सकते कि मुझे कहीं भी जॉब करनी है, मैं तैयारी कर रहा, IB की वैकेंसी आई और मैं फिल कर दिया। तो आपको आंसर थोड़ा सा इफ़ेक्टिव देना है, आपको 1 लाइनर, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो जितना शॉर्ट आंसर आप दे सको उसे 1 लाइनर, और लेकिन वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब आपने इसका आंसर दे दिया कि IB में कि आपको जो है क्यों आना है, ठीक है। फिर वो पूछेंगे आपसे कि IB में जो है मैं आपको ही क्यों लूँ, बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं DV में स्किल टेस्ट में, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूँ, ऐसा क्या है आप में, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को पता होनी चाहिए। जो मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपसे IB में इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को एक जगह लिख लो ताकि आप जो है एक बार आंसर खुद से, क्योंकि इसमें सभी की आंसर अपनी अलग अलग होगी, तो आप सभी क्वेश्चंस लिख लो, उसके बाद अपनी अपनी आंसर अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसे बताना कि मैं अब क्वेश्चन आया मैं आपको IB में क्यों सिलेक्ट करूं, सही बात है, इतने सारे आए हैं कैंडिडेट, मैं आपको ही क्यों लूं, तो यहाँ पे आपको बताना है। अब देखिए वो कोई ना कोई उसे स्किल्स तो चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जो भी आपका पढ़ाई है, चाहे आप टेक्निकल हो या BSc वाले हो, तो आपके पास सभी का एक बेसिक आंसर होता है। अगर आप टेक्निकल है तो आपका स्किल्स बहुत अच्छा होगा, अगर क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसमें आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, तो सभी को IT की कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, तो आप वहाँ पे बताओगे कि मेरी टेक्निकल से स्किल्स अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं टेक्निकल में और आगे बढ़ सकता हूँ, अगर आप ट्रेनिंग मुझे देते हो तो मैं अच्छे से सीखूंगा, ठीक है, और उसी में मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि मैं IB में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम कभी आती है टेक्निकल्स को लेके तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपका BSc वाले हैं तो आप वहाँ भी बोल सकते हो कि मेरी नॉलेज इसमें अच्छी है, तो मैं यहाँ पे हेल्प करने की
मैं हेल्प कर सकता हूँ जहाँ तक मेरे से हो सके, क्योंकि ट्रेनिंग तो सभी को दी जाती है, वहाँ से आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये हो गई, ये सभी का आंसर होगा कि आपको आईबी में क्यों लेना है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे, ये तो अभी सभी के, ये जो भी अभी बता रही हूँ मैं, ये सारे बेसिक्स हैं। अभी मैं टेक्निकल वाले क्वेश्चंस पे नहीं गई हूँ कि आईबी में आपके टेक्निकल्स में क्या पूछेंगे। ये सारे बेसिक्स हैं जो कि वो किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि वो उनके पास जो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो है 10th में इतने मार्क्स थे, या आपकी जो है 12th में, या आपकी मेन सब्जेक्ट में या बीटेक में आपसे वो मार्क्स पूछ सकते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। तो आपको अपनी मार्कशीट आपको पता होगी ही, तो आप उसे आराम से आंसर दे सकते हो। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो है इसमें से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी, तो या कौन सी है। तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट फेवरेट है आप उसे बताओ, ठीक है। फिर वो पूछ सकते हैं कि यही सब, जैसे कि आपने मैथ चूज किया, तो आखिर आपकी मैथ ही क्यों इतनी फेवरेट है, आखिर क्या। तो आपको क्या और क्यों का आंसर आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स बोलते हो तो फिजिक्स ही क्यों, ठीक है। तो ये पहली बात है कि आपके ये सारे बेसिक्स है, उससे जो मन है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू है आपकी माइंड, उसकी जो है आपको उस टाइम में आप आंसर क्या देते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे चेक करना है, ठीक है। ये भी कई सारे इंटरव्यू में ये भी होते हैं कि अगर 5 बैठे हुए हैं तो 4 ही आपसे वो बात करेंगे, एक आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि कब आपका आंसर जो है किस टाइम देते हो, आप किस टाइम नर्वस होते हो, आपकी ये सारी चीज़ें एक कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो आप अपनी जो भी आंसर दो, चाहे वो आपको आता हो या आपको ना आता हो, आप रिलैक्स होके स्माइल के साथ आप आंसर दो। हल्का सा स्माइल देना है आपको कि ये आंसर है, ना आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना है कि मुझे ये आता है, तो आप वहाँ पे एक्साइटमेंट होकर जवाब दिए। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो वहाँ पे आप नर्वस होकर जवाब दे रहे हो कि मुझे नहीं आता है। आपको शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक सेम रहना है, चाहे आए या ना आए। हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस का आपका जवाब उसको आपको नहीं आए, तो वहाँ पे आपको नर्वस भी नहीं होना है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको उस टाइम में कैसे डील करना होगा अगर आपको वो नहीं आता हो, ठीक है। ये तो आपके हो गए जब आपकी वो मार्कशीट वगैरह से आपके मार्क्स पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट में क्यों पसंद है ये भी पूछ सकते हैं। ये आपकी होगी सारी बेसिक्स। फिर वो बात आएंगी आईबी पे स्टार्टिंग में कि आईबी में आपको क्यों लूँ। फिर आता है कि जो आपकी क्या ऐसी चीज़ें हैं आप में कि आपकी वो स्ट्रेंथ है, और क्या ऐसी चीज़ आप में है कि वो आपकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आप अपनी जो है अपने अकॉर्डिंग आप उसे बताओगे कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है और मेरी ये वीकनेस है, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ स्ट्रेंथ और वीकनेस की, भरोसा, ठीक है। ये स्ट्रेंथ भी है कि मैं अगर किसी पे भरोसा करूं तो ये काम सही होता है, और यही वीकनेस भी है, अगर भरोसा करूं कोई अगर वो तोड़ दे तो आपकी जो है वो वहाँ पे वीकनेस बन जाती है। तो आप इस टाइप के वर्ड को वहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि ये मेरी वीकनेस है और इसका कई सारे कोई फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपको उस तरीके से वहाँ पे अपने आंसर्स को देना है। फिर वो हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो देखिए हॉबीज़ आपको ऐसी बतानी हो जिसके बारे में आपको पता हो। अब आपको ऐसा भी नहीं बताना है हॉबीज़ कि आपको, जैसे कि मैं क्रिकेट बताई, ठीक है, क्रिकेट तो बोल दी, अब मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर ये हॉबीज़ कैसा। क्योंकि अगर आपकी हॉबीज़ है, हो सकता है कि आपसे हॉबीज़ के बारे में ही 4-5 लाइन वो पूछ दे, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर वो हॉबीज़ रही कैसी, ठीक है। तो आप अपनी वहाँ पे कुछ ऐसी हॉबीज़ बताओ जिसके बारे में आपको उसके बारे में कम से कम 10 लाइन पता हो। जैसे कि क्रिकेट, तो क्रिकेट में अभी क्या चल रहा है, अभी क्रिकेट चल रही है तो क्रिकेट में क्या चल रहा है, कौन से क्रिकेटर, कौन से बॉलर क्या खेल रहे हैं, आपको वो अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ वो पूछते हैं। ये सारी हो गई जब आपकी बेसिक्स वाली बात हो गई कि आपको जो है इंटरव्यू में स्टार्टिंग में ही आपसे ये पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब आपका आईबी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डायरेक्ट वो आते हैं,
तो सबसे पहले कि आप आईबी के बारे में क्या जानते हो। तो जो भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं वो आईबी के बारे में अपनी अपनी नोटबुक में लाइंस बना लें कि आपको आईबी के बारे में क्या सब उसे बोलना है। अगर आपसे वो पूछते हैं कि आप आईबी के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, तो आईबी के बारे में आपको बताना क्या है, आईबी की स्थापना कब हुई थी, इसके डायरेक्टर कौन है, जब ये डायरेक्टर बने तो इससे पहले कौन थे। मतलब आपको इस तरीके का 2-4 लाइन आपको उसे बताना है कि आईबी के बारे में ये मुझे पता है, ठीक है। फिर आता है कि स्थापना कब हुई थी। ये जो भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो उसके बारे में, एस्टेब्लिश कब हुई, इसके डायरेक्टर कौन है, कि कौन स्थापना किया था, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो आईबी की स्थापना कब हुई थी आपको ये पता होनी चाहिए। तो आईबी की जो स्थापना है वो आपको 1887 में आपको हुई थी, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर अभी जो हैं प्रेजेंट में वो तपन डेका हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से बने हैं और अभी तक यही बने हुए तपन डेका। और जो है ये किसके स्थान पे आए थे, मतलब तपन डेका से जस्ट पहले अरविंद कुमार थे, ठीक है। तो आपको इस टाइप से उसे बताना है। फिर आती है कि आईबी का मोटो क्या है। तो आईबी का मोटो है ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। फिर आता है आपसे कि आईबी जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप सभी को पता होगा MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब जैसे ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आया, आपको उसकी चेयरमैन भी पता होनी चाहिए। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सचिव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अमित शाह अभी उसके जो मंत्री हैं, ठीक है। अब आता है बात की आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आखिर इसमें काम क्या होता है। तो आपको इसके बारे में वर्क प्रोफाइल आप 2 से 3 लाइन उसे बताना होगा कि आईबी का जो वर्क प्रोफाइल क्या है, आखिर हमारे लिए आईबी क्यों ज़रूरी है, अगर ये आईबी नहीं रही तो क्या होगा। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको उसे आंसर देना होगा। आप आराम से नॉर्मल वे में आंसर दें, जो आपको रियल आंसर है आपको वही बताना है। मैं आपको एक बात और बताते जाऊं कि आपको जो है वहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलना है। कोई भी झूठ कहने का सेंस है कि आपको जो हॉबीज़ है, मान लीजिए क्रिकेट, ठीक है, तो आपको फुटबॉल नहीं चूज करना है, या आपकी कोई हॉबीज़ ही नहीं है तो आप उसे नहीं बोलो। आप उसे ये बताओ कि सर अभी मेरे पास हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं है, मैं अपनी टाइम सारी की सारी टाइम पढ़ाई पे दे रहा हूँ, जिसके कारण मुझे कुछ भी खेलने की या कहीं कुछ घूमने की आदत अभी नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आप में वो हॉबीज़ है ही नहीं तो आप उसे बताओ ही मत, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, वो आपको देख के बता सकते हैं, आपके आंसर से बता सकते हैं कि आप में सच में ये खूबी है भी या नहीं, ठीक है। और अगर आप जो है 2020 के पास आउट 2023 में है तो 3 साल में अगर आपको जॉब नहीं हुआ या आपको जो है कहीं ट्राई किया है या नहीं किया है, आप उसे ये भी बताओ। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आपको वो भी बताना है। ये नहीं कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। सभी को पता है, जो भी कैंडिडेट हैं वो कोई ना कोई अच्छे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में ही लगा रहता है, ठीक है। अगर आप उसे ये बोलते हो कि मैं आईबी की ही तैयारी कर रहा था शुरू से अभी तक, तो ये अनबिलीवेबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप उससे ऐसा भी बात नहीं बोलो कि जिससे उससे भरोसा ही ना हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट कोई ना कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सभी का मकसद होता है गवर्नमेंट जॉब, तो चाहे वो आपको आईबी हो या आपका कहीं भी कोई डीएई हो, तो आपको इस तरीके से नहीं बोलना है कि मेरा सपना आईबी ही था, मैं आईबी के लिए, हाँ सर मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था लेकिन मुझे आईबी में एक ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको इस तरीके से बोलना है कि मुझे आईबी में जाना अच्छा लगता है, मुझे अपनी पसंद, यही मेरी पसंद है, ठीक है सर, मैं तैयारी और भी चीज़ की कर रहा था, ठीक है। अब जैसे कि इसमें से कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उससे बताएं यूपीएससी की तैयारी में कर रहा था, तो आपसे वो पूछेंगे कितनी बार अटैम्प्ट दिए, ठीक है, तो जितनी बार अटैम्प्ट दियो आप उसे ये बताओ, क्या आपका प्रीलिम्स निकला, नहीं निकला, आखिर कब तक देते रहोगे। आपसे वो ये भी क्वेश्चंस पूछेंगे,
चाहे आप कोई भी जॉब का नाम, डिपार्टमेंट की नाम बोलते हो तो आपसे वो पूछेंगे आप ये एग्ज़ाम्स की आप ये जो डिपार्टमेंट है इसकी एग्ज़ाम्स कब तक देते रहोगे, तो आपको वो आंसर पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे, अगर आप वहाँ उसके बाद भी एग्ज़ाम देते हो, इसका मतलब ये है कि आपको आईबी छोड़ के जाना है। तो आप उसे ये बता सकते हो कि सर मैं इससे जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मुझे जो है आईबी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे आईबी अगर मिल जाती तो मैं यहीं पे अपनी काम अच्छे से करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब वो पूछते हैं आपसे ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कब तक करते रहोगे, तो उसका आंसर सीधा सीधा है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आईबी को छोड़ना है या नहीं, या आपको आईबी में ही रहना है। ठीक है, तो जो सामने वाले हैं हमारे वो बेवकूफ़ नहीं होते, आप इतना ध्यान लेके ज़रूर चले। आपको उसे ज़्यादा घुमाना नहीं है, आपको गोल गोल बातों में उसे कोई भी फंसाना नहीं है। आपके पास जो भी रियलिटी है आप उसे ये आराम से बताओ। ठीक है, ये हो गई आईबी के बारे में बेसिक्स। आईबी के बारे में क्या जानते हो, आईबी की स्थापना, आईबी का मोटो, आईबी का चेयरमैन और आईबी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और आईबी का वर्क प्रोफाइल क्या है, आखिर हमारे लिए आईबी जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है आईबी जो है सभी ने पता कर भी लिया होगा, सब कोई नोट्स बना भी लिए होंगे। आईबी जो है हमारे वो भारत के, इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में काम करता है। इंटरनल सिक्योरिटी में आपके जो भी हैं ये आईबी ही पता करता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों है, किसी पे डाउट है तो आप उसके बारे में जानते हो, ये आईबी का काम है। मैं एक एग्जांपल दे के समझाऊँ, जैसे कि कोई भी डीएई है, एनपीसीआईएल, तो हमारे में जो वो वेरिफिकेशन करने आते हैं घर पे, जिससे कि कोई भी पता नहीं चलता है कि ये कब आ रहे हैं, ये हमारे स्कूल कब गए, ये हमारे गांव कब गए, वो आईबी वाले ही होते हैं, जिससे कि वो आपको बताएंगे नहीं, बस डायरेक्ट वो आपके घर पे आ जाएंगे और जो आपका एड्रेस है, जहाँ जहाँ आपकी स्कूलिंग हुई है, 10th की स्कूल, डिप्लोमा की, बीटेक की, वो सभी जगह जाके आपके बारे में पता करेंगे इंटरनली। यहाँ तक कि वो किसी को बताते नहीं है कि आपके बारे में किसी से वो पूछना है। यही आईबी का मेनली काम होता है, इंटरनली आपके बारे में सिक्योरिटी पता करना। अगर किसी पे डाउट है तो उसको अच्छे से वो पता करता है। अब तो ये हो गई आईबी का वर्क प्रोफाइल। ठीक है, आपकी जो है बेसिक्स वाली सारी बातें हो गई। अब बात आती है कि जब आपसे वो पूछेंगे आप आईबी के बारे में जानते हो, हाँ, क्या आप सीबीआई के बारे में जानते हो, ऑब्वियसली आप जानते हो, तो आपसे वो पूछेंगे आईबी और सीबीआई में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप ये बताओगे, जो भी आपका है, जो भी आप जानते हो, नॉर्मल जो भी आपका सिंपल वे वाला आंसर होता है आप उसे बताओगे। आईबी जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में काम करती है और जो सीबीआई है वो हमारे फाइनेंशियल क्रिमिनल से जो रिलेट रखती है, उस जगह आपको सीबीआई काम करती है। ठीक है, आईबी का मकसद, सीबीआई का मकसद क्या है आपको वो बताना है। फिर आप सुने होंगे रॉ एजेंसी। तो आईबी और रॉ में क्या डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग क्या काम होता है, क्यों नहीं हम आईबी को हटा दे रॉ रख दे, या रॉ को हटा के आईबी ही रख दे, क्यों हम इतनी सारी एजेंसी बनाते हैं। तो आप वहाँ पे आंसर दोगे आईबी जो है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी ग्रुप में जो है पता करती है, काम करती है, और जो रॉ एजेंसी है ये भारत के जो पड़ोसी देश है, जो इंडिया के कंट्री है, इंडिया के अलावा जो कंट्री है वहाँ पे जो है वो गुप्त जानकारियाँ हमें ला के देती है, वो रॉ का काम है। आईबी का काम आपको अपने इंडिया में रह के ही करना है, इंडिया के स्टेट जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें पता करना है, और रॉ का काम आपको इंडिया के अलावा जो अदर कंट्री है, इंडिया के बारे में उसकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, इस टाइप के बारे में जो मुझे जानना होता है, वहाँ आपकी रॉ आती है। तो आपको जो यहाँ पे इस टाइप की जो भी एजेंसी है, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, आपको इस सभी के बारे में भी पता होनी चाहिए। क्यों नहीं हम सबको मिला ले। ठीक है, इसका आंसर आपको बेसिक्स वाले अच्छे से आना चाहिए। ये तो हो गई आपकी बेसिक्स वाली में। अब टेक्निकल क्वेश्चंस पे हम आ गए कि जब आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी वो पूछेंगे। ठीक है,
हो सकता है आपकी जो है आईबी वाले में अगर ज़्यादा टाइम आपका लग रहा है इसी सब में जानने में, कि मतलब ये तो आपकी हो गई कि आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको उसे सिलेक्ट करना है उसमें आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं, यही जानने की वो कोशिश आपसे वो कर रहे हैं। क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, देखिए या तो बहुत सारे कैंडिडेट से ये भी हो सकता है कि सिर्फ वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके बैकग्राउंड आपकी पढ़ाई है वो उससे पूछे, या आपकी जो है जो भी आप जनरल रूप में चल रहे हैं, जो भी हमारे चारों ओर चल रहे हैं हमारी इंडिया में, हमारे स्टेट में, वो भी आपसे वो पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो भी बेसिक्स वाले क्वेश्चन है ये तो आपसे पूछी ही जाएंगी। जो आपके टेक्निकल वाले क्वेश्चन है वो आपसे लास्ट में मतलब पूछ सकते हैं कि आपकी जो है ये अगर ब्रांच है तो आपको इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट में है वो आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी आईबी से रिलेटेड हो, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आईबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। जो भी आईबी से बन सकते हैं, जो आईबी की स्थापना, चाहे वो आईबी के बेसिक्स क्वेश्चंस हो या आईबी सीबीआई रॉ में डिफरेंस हो, या आईबी में जो है आपसे वो जो स्किल्स वाला क्वेश्चन है, जो आपकी नॉलेज वाली क्वेश्चन है वो आपसे टेक्निकल जो आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे तो पूछेंगे ही। जो आपकी आईबी वाली पोस्ट पे मैं आपको क्यों हायर करूं, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको वही बता रही हूँ। आपके जो भी अपनी अपनी ब्रांच वाइज है आपकी थ्योरेटिकल, तो आप अपनी थ्योरेटिकल आपके जो भी बैकग्राउंड सब्जेक्ट है आप उसमें तो पढ़ ही रहे हो और आपको वो अच्छे से पता भी है। नेक्स्ट वो पूछेंगे आईबी हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में काम करती है, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी आखिर है क्या? सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चंस वो पूछेंगे, जो आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा, इसका काम क्या है? तो आप बताओगे कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये अगर आपका कोई भी राज्य है, ठीक है, या आपका कोई भी क्षेत्र है, तो जो उसकी सीमा है, जो इसकी बॉर्डर है, उसमें ये शांति बनाने का काम आईबी का ही है। जो आपको है इस बॉर्डर के अंदर कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि अशांति आए, तो आईबी का यही काम है। आमतौर पर राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना और आंतरिक सुरक्षा खतरों से बचाए रखना ही हमारा आईबी के अंदर आता है। इंटरनल सिक्योरिटी आपको इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी आपको उसे बताना होगा। नेक्स्ट पूछेंगे कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो हमारे भारत जैसे देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमारे इंडिया में क्या है? तो आप उसे बताओ कि रीज़न मतलब ये आएगी कि जो हमारे देश में या आपके राज्य में ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम चल रही है, अभी वर्तमान में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है आपको उसे भी बताना होगा। जो आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबर आती रहती है कि हमारे भारत में ये सुरक्षा को लेके इस देश से लड़ाई हुआ, इस देश से झगड़ा हुआ, मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे वो करंट अफेयर्स टाइप से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछेंगे जो टेररिज्म होती है और नक्सलाइट, ये सबसे पहले तो ये वर्ड टेररिज्म से आप क्या समझते हो, नक्सलाइट से आप क्या समझते हो, आपको उसे ये भी बताना होगा। क्योंकि आईबी में जो हमारी काम होती है वो टेररिज्म से लेके और नक्सल आप समझते क्या हो, तो आप टेररिज्म के बारे में बताओगे कि आखिर टेररिज्म हमारा क्या है, ठीक है। नक्सलाइट से आप क्या समझते हो? अगर आप यहाँ पे रहे और इस टाइम में टेररिज्म हो जाए या नक्सलाइट हो जाए तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे, आपको वो बताना रहेगा। तो मैं आपको अगर टेररिज्म के बारे में बताऊँ तो आप सभी को पता होगा टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। तो आतंकवाद का आपको डेफिनेशन सिंपली देना है कि कोई भी अगर मतलब देश या कोई भी राज्य आप में जो है वो आते हैं किसी लक्ष्य को लेके या किसी उद्देश्य, आपका जो भी उसे उद्देश्य होता है, जो भी लक्ष्य हो, या आपको डराने का, धमकाने का, या वो आके लूटपाट करे, तो इस टाइप का जो भी आता है उससे हम आतंकवाद में रखते हैं। यही आपका आतंकवाद है, मतलब अदर स्टेट के, अदर कंट्री के आए वो और आपको डराए धमकाए और वो हमारे इंडिया से कुछ लूट के ले गए, या आपको जो है कुछ हमला हुआ, तो इस टाइप का वो आतंकवाद में आता है, ठीक है। यही हमारे आईबी में है कि हमें पहले से ही उसे रोकना होता है, यही आपका वर्क प्रोफाइल में रहता है, ठीक है। फिर आती है नक्सलाइट, तो नक्सलाइट से आप क्या समझते हो, आप उसे हैंडल कैसे करोगे, ओके।
नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार इंडिया में नेशनल लेवल पे आंतरिक सुरक्षा के जो प्रमुख खतरे हैं वो क्या सब हैं, उसके मतलब क्या सब हैं ऐसी कि नेशनल लेवल पे आपको बताना है उसकी आंसर। फिर है आपसे कि मतलब सिंपल ये वाली हो गई, फिर आपसे वही वो पूछेगा कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करोगे। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको जो है डिपार्टमेंटल प्रेशर आए, ठीक है, उस केस में अपनी टीम के साथ आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके से करोगे, क्या आप उस पर लड़ोगे, क्या आपकी बिहेवियर अलग हो जाएगी, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देनी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जब भी आपसे ये पूछे आईबी में आपको मैं क्यों हायर करूं, आपको क्या लगता है आपके अंदर कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी स्किल्स कैसी है, तो आप वो बताओ कि सर मेरे में क्या है कि मैं जल्दी किसी से अच्छे से घुल मिल जाता हूँ, मेरी बात करने की स्किल्स भी अच्छी है, मेरी फ्रेंडशिप जल्दी हो जाती है। तो अगर आपको जो है किसी से कुछ भी काम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप डायरेक्ट पूछोगे तो आपको वो नहीं बताएगा, तो आपको उससे इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, फ्रेंडशिप करके। सर मैं फ्रेंडशिप करूँगा, धीरे धीरे जो है 2-4 दिन के बाद मैं उससे अपनी बात उससे भी जैसे उसे ट्रस्ट हो जाएगा मेरे पे। सबसे पहली बात तो है आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करनी है। जब आईबी में आप रहोगे तो आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं आपके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको आईबी में बुलाया गया है। तो आपकी जो एक कम्युनिकेशन स्किल जब तक बेटर नहीं रहेगी तब तक वो आपको क्यों लेगा। ठीक है, तो आपको ये बताओगे कि मेरे पास ऐसी स्किल्स है, मुझे लगता है कि मैं किसी से भी कोई भी बात आसानी से निकलवा सकता हूँ। वो आपसे जब तक फैमिलियर नहीं होंगे वो ऑब्वियसली आपको नहीं बताएंगे, तो आपको उसके लिए अपनी फ्रेंडशिप अच्छी करनी पड़ेगी। तो सर मेरे में ये स्किल्स है कि मैं किसी से फ्रेंडशिप करके ये बात पता कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आएगी कि हो सकता है आपको टीम में काम करना पड़े या आपको अकेले भी काम करना पड़े, तो आप क्या काम करोगे। क्या आप वहाँ पे डर जाओगे, तो आपको वो बताना है कि अगर मेरे पास कभी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई नहीं हो और मुझे अकेले ही उस काम को हैंडल करना है तो मैं कर लूँगा, मुझे डर नहीं लगता। सर मैं आईबी में आ गया हूँ, मुझे देश के लिए काम करना है, तो मैं इसमें अपने मरने की सोच ही नहीं सकता कि होगा या कुछ ऐसा होगा। आपको उस टाइम में जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन रहेगा मैं उस तरीके से सर काम कर सकता हूँ। डे नाइट आपको इस टाइप का आंसर देना है जिससे कि इफ़ेक्टिव लगे। अगर आपको टीम के साथ करना पड़े तो आप क्या करोगे, तो आप बताओगे सर मैं टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छे करके चलूँगा, किसी को भी मेरी बातों से ऐसा ना लगे कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं लड़ाई करता हूँ, इस टाइप का बिहेवियर मैं नहीं रखूँगा। सब मेरे से अच्छे से फैमिलियर होंगे, सब मेरे फ्रेंड होंगे, फ्रेंड्स की तरह मैं ट्रीट करूँगा, तो मैं अच्छे से टीम में भी काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपसे वो पूछ सकते हैं क्या टीम में काम करना बेटर है या अकेले। तो ऑब्वियसली टीम में अगर काम है तो अगर आपको जो है टीम में अगर लोग आपके टीम में काम करने वाले मिल रहे हैं वो सिंसियर होनी चाहिए, उसकी टाइम की पाबंदी भी, टाइम को जो उसका है पाबंदी वो अच्छी होनी चाहिए। अगर 1 घंटे बोला है तो वो 1 घंटे में आ जाए, इस तरीके का आपको टीम में अगर आपको मिल रहे हैं पर्सन तो आपको टीम में काम करना सर सही रहता है। वैसे मैं अकेले भी किसी काम को कर सकता हूँ, मेरे पास ये मैं अपने आप को सोचता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ अपने आप पर ही, मैं इस काम को अकेले भी कर सकता हूँ। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर देना है, चाहे वो आपको अकेले हो या टीम में हो, क्योंकि वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो पूछेंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई जो आईबी से रिलेटेड जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके अंदर कौन सी इसकी स्किल है जो कि दूसरों से अलग है या आपको आईबी में आने के लिए वो अलग करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें आपको लगती है कि मैं आपको सिलेक्ट करूँ और उसको ना करूँ। तो आपको किसी का बुराई भी नहीं करना है, तो उसे नहीं आता, बस आपको अपनी अच्छाई बताना है कि सर मुझे लगता है कि मेरे में ये चीज़ें हैं और मैं आईबी में आने के लिए
सक्षम हूँ, आप मुझे ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपको आईबी से रिलेटेड जो भी बातें थी। ठीक है, आईबी से रिलेटेड आपसे वो क्या सब पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पढ़े हुए हो, तो क्या वो उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, ये सबसे कम, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सभी से सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है वो उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी आप पढ़े हुए हो, ईडीसी, डिजिटल, इस टाइप से वो पूछ सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल हो, आप जिस भी ब्रांच से हो, बीएससी हो, आपसे वो पूछ सकते हैं कि फिजिक्स में आप ये पढ़े होंगे, हाँ, तो आप इसके बारे में बताओ। ऑब्वियसली वो आपका सब्जेक्ट है, आपकी वो थियोरेटिकल है, तो आपसे वो पूछेंगे ही। ठीक है, मैं जो भी इस वीडियो में कवर की हूँ वो आपसे आईबी से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन थे, जो भी आपके आईबी के तौर पे क्या सब पूछ सकते हैं, चाहे वो आपको इंटरनल सिक्योरिटी हो, नक्सलाइट हो, टेररिज्म हो, या आपकी जो आईबी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका मोटो, उसके चेयरमैन, इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ये सभी आपसे वो आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आईबी में टोटल एम्प्लॉयज़ अभी तक कितनी है, या इसकी एनुअल बजट कितनी है, आईबी में आने के लिए जो है कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सी एजेंसी है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए। बात वहाँ की आपकी जो भी बैकग्राउंड है वो आपको थियोरेटिकल, तो आपसे वो पूछेंगे। ये आपकी हो गई वर्क प्रोफाइल। ये सभी आप जो है अपने नोट्स बना लें, क्योंकि आपको जो इसी में से क्वेश्चंस वो पूछेंगे। मैं आपको फिर से बताऊं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल उससे इंटरव्यू लेना है। आपको उसे जो है वो आपके लिए मारने के लिए आपको नहीं बैठे हुए हैं। आप सभी डरे हुए हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि जो भी है, देखिए, किसी के सामने आपको अपनी बातें तो रखनी है, चाहे वो आप उसको, हो सकता है उसे पसंद ना आए। ठीक है, तो हमारा काम है 100% देना। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ही बताऊँ, मैं कोशिश हर बार यही करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छी मिले, आपको सटीक मिले। बस आपको यही करना है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो इंटरव्यू वालों को दो। बस इतना ही करना है। उसे लेना नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी 100% ज़रूर दो, क्योंकि आपको जो है जो भी चीज़ें आपको पता हो, बस हाँ, उसे घुमाना नहीं है। आपको ये इतना ध्यान रखना है कि आपके जो सामने वाले हैं, आपको उसे घुमाना नहीं है। अगर आपको नहीं आता, अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरे से वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो मेरे टेक्निकल से हो, और मुझे वो नहीं आता है, तो मैं उसे ऐसे बोलूँ कि मैं याद कर रहा हूँ सर, पर मुझे अगर, मगर, पर मुझे याद नहीं आ रही, तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे आराम से बोलो, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। बस हो गया। कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है कि मुझे याद नहीं आ रही है, मुझे पता था बट मैं भी भूल गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं पता है मतलब नहीं पता है, और जो पता है उसे सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आप समझाओ। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप इंग्लिश बोलो, अगर आप बायलैंग्वेज है तो आप बायलैंग्वेज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज से। मैं आपको जो है जो भी ड्रेस कोड है, चाहे वो आईबी से रिलेटेड इंटरव्यू है, सभी कोशिश मैं की हूँ कि आपको बताने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी बच गई हूँ, वैसे कोई क्वेरी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूँ आपको सटीक दूँ, और जो भी क्वेरी एक क्वेश्चन हो सकती है कैंडिडेट में, मैं सभी दूं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको आंसर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी टाइम मिलते ही। जो भी अभी तक स्किल टेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और इससे पहले भी स्किल टेस्ट की वीडियो आए हैं, उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपकी इंटरव्यू की हो गई। कंप्यूटर वाली वीडियोस भी आपको आ जाएगी, थोड़ा सा आप मुझे भी समय दें डियर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरी कुछ भी अगर आपकी से हेल्प हो सके तो मैं आपके लिए वो हेल्प करूँ। तो आप सभी एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। तो अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड अभी भी कोई डर लग रहा है
तो मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहे, जाने से पहले आपको नॉर्मल जाना है। लेकिन अगर आपको अभी भी डर बचा हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। क्योंकि आप सभी को डरना नहीं है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। चाहे वो मैं कोई भी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलती हूँ कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको डरना नहीं है। फिर भी आप डरते हो तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे इतना बोलने के बाद भी आपको डर लगता है कि इंटरव्यू में जाने से। वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो वो पूछेंगे आपको बताना है। आप देखना, जब आप इंटरव्यू दे के आओगे तो खुद ही बोलोगे कि बेकार का मैं डर लग रहा था, फालतू का इतना टेंशन हो रहा था। आप खुद ही कमेंट करोगे कि कुछ भी डर नहीं लगा, कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं, सिंपल पूछा गया, बस हो गया। फालतू का आप डर के अपने फेस को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि डर से आपकी फेस बिगड़ जाती है, आपको फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती। अब आप ही नोटिस करो, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, अच्छे से जाना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।